हेलो गाइस, मैं स्टेशनरी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का 5th चैप्टर पहले बुक का पॉलिटिकल साइंस का लेके आया हूँ। सब जो हमारे चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन साथ में निकाल कर चलना, लीड लगा लेना। ठीक है दोस्तों, चलो आज हम जानते हैं दक्षिण एशिया क्या है। इससे तुम्हारे एक तरह दो फायदे ये होंगे कि जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे होंगे ना, उनका भी पूछ लेता है, और जो 12th वाले हो स्पेशली क्लासेस वाले उनके लिए भी है। ठीक है, चलो जानते हैं दक्षिण एशिया है क्या। ध्यान से सुनना और लिखते चलना। देखो, दक्षिण एशिया की बात करें, सार्क की बात करें, दक्षिण एशिया की बात करें, ये तीनों एक ही है। कई बच्चों को ये पता ही नहीं रहता, लगता है जैसे दक्षिण एशिया अलग है, सार्क अलग है, दक्षिण एशिया अलग है। ठीक है एक ही। क्लियर है? इसका फुल फॉर्म जाने? इसका फुल फॉर्म ये है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आपस में सहयोग करने के लिए बना है। कोई भी ग्रुप बनता है तो किस लिए बनता है? सहयोग करने के लिए। तुम कोई गैंग बनाते हो, दोस्तों का गैंग, तो किस लिए बनाते हो? सहयोग करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। तो सेम वैसे ही ये भी देश भी क्या करते हैं, आपस में सहयोग करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और एक नाम देते हैं। जैसे कि इनका नाम है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया इसलिए क्योंकि ये दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, और हमारा जो भारत है कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, उसमें स्थित है। देखो, सार्क, दक्षिण, ये तीन नाम है। इसकी स्थापना जो हुई 1985 में हुई। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। एक नंबर का पूछता है अलग से, सार्क का पूर्ण रूप बताइए। अब देखो, इसमें जब इसकी स्थापना हो रही थी उस टाइम पे ना, इसमें जो कुल देश थे वो थे 6। कितने थे? 6। बाद में 2 नए ऐड हुए, बताऊंगा अभी। देखो, 6, 7, 8 हो गए। ठीक है, देखो सबसे पहला तो भारत आ जाता है इसमें। भारत के बाद नेपाल, ये नेपाल, उसके बाद यहाँ बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, कितने हो गए? 4। श्रीलंका, कितने हो गए? 5। पाकिस्तान, ठीक है, कितने हो गए? 6। मालदीव, है ना, 7। पहले ये कितने देशों का समूह था? 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 2007 में, किसमें? 2007 में एक नया देश ऐड हुआ। इसमें कौन हुआ? अफगानिस्तान। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अफगानिस्तान 2007 में। एक और देश माना जाता है, वो है तुम्हारा म्यांमार। कौन है? म्यांमार। 9, लेकिन प्रमुख रूप से कितने हैं? 7। म्यांमार को गिना भी जाता है, नहीं भी गिना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान को गिना जाता है। 2007 में ये ऐड हुआ। ठीक है, तो कितने हो गए? 7 ये, 8वां वो। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। नेक्स्ट अफगानिस्तान। फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आपस में सहयोग करने की भावना। स्थापना हुई 1985 में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? समझ में आ गया? इसका एक उद्देश्य भी होता है। सार्क का फुल फॉर्म बताइए, इसका उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य क्या होगा इसका? भाई, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप, निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे का विकास करेंगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप में विकास हासिल करेंगे। प्राकृतिक आपदा आती है, ठीक है, कोई भी नुकसान होता है तो आपस में देशों का मिलकर सहयोग करेंगे। ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। ये सारी चीज़ों का जो भी ग्रुप बनता है, जनरली यही उसका पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। समझ में आ गया? तो ये हमारा ये खत्म होता है टॉपिक यहीं पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन देता है। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन हमारा दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। क्या है दोस्तों? दक्षिण एशिया में
लोकतंत्र का रिकॉर्ड क्या है, मिला जुला रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था दक्षिण एशिया क्या है ना। दक्षिण एशिया क्या था कि भाई एक देशों का ग्रुप, कितने देशों का, 7 देशों का, जो बाद में 2007 में अफगानिस्तान भी ऐड हो गया है ना, और म्यांमार भी जुड़ गया। तो वही कहता है, लेकिन म्यांमार को शामिल नहीं किया जाता है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, इसके बावजूद दक्षिण एशिया देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप फिर से पढ़ना और समझना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई जो दक्षिण एशिया है, यहाँ पर लोकतंत्र का रिकॉर्ड है ना, लोकतंत्र का रिकॉर्ड जो है वो एक तरह से मिला जुला रहा है। मतलब दक्षिण एशिया क्या है, भारत और भारत के पड़ोसी देश, यही है। तो यहाँ पे लोकतंत्र का रिकॉर्ड मतलब लोकतंत्र का क्या हाल चाल रहा है, यहाँ पे किन देशों में लोकतंत्र रहा है, वही हमें वही बताना है बस। ठीक है, बुक में दिखा देता हूँ आपको कहाँ है ये चीज़। बुक में अगर आप देखोगे और पढ़ोगे तो पेज नंबर 67 पे है। 67 पे ये देखो, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। दिख गया, दिखा? ठीक है, तो यहीं पे अब देखते हैं हमारा दक्षिण एशिया आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है ना, ध्यान रखना। तो नोट डाउन करते चलना, लिखते चलना। तो दक्षिण एशिया हमने समझ लिया क्या है, बता रखा था। दक्षिण एशिया में भारत, मालदीव, श्रीलंका 3, बांग्लादेश 4, भूटान 5, नेपाल 6, 7 देश था। 1985 में स्थापना हुई थी, बाद में 2007 में ऐड, ए लिख दिया, ऐड अफगानिस्तान ऐड हुआ था। ठीक है, ये हो गया। तो पहले देशों के नाम बताओगे, उसके बाद बताओगे कि हाँ भाई पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बताओगे कि जो दक्षिण एशिया है ना, मतलब दक्षेश बोल दो या सार्क बोल दो, यहाँ पे हाल में ही सर्वे हुआ, मतलब जांच पड़ताल हुआ, तो हमें यह पता लगा कि इन देशों में लोकतंत्र सिस्टम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोकतंत्र का समर्थन बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग करते हैं और लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग पसंद करते हैं और यही अपनाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यही होगा कि हाल में ही, पॉइंट यही लिखोगे आप कि हाल में ही सर्वे हुआ, जिससे हमें यह पता चला कि दक्षेश के देशों में या दक्षिण एशिया के देशों में लोकतंत्र प्रणाली को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोग वरीयता देते, महत्व देते बहुत ज़्यादा, और वो चाहते हैं कि उनके देशों में लोकतंत्र ही रहे। ठीक है दोस्तों, आगे पॉइंट, आगे क्या कह रहा है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब हम 2-3 देशों का उदाहरण दे देंगे। जैसे भारत आज़ाद कब हुआ, 1947। तो भारत आज़ादी के बाद से ही भारत में लोकतंत्र हमेशा से रहा है और अभी तक है, आगे भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये आगे पॉइंट बनाओगे। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। कब हुआ आज़ाद हुआ? 1948। श्रीलंका भी भाई आज़ाद जब से हुआ है तब से यहाँ भी लोकतंत्र कायम है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो यहाँ के भी लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं, भारत के भी लोकतंत्र पसंद करते हैं। इस वजह से आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक यहाँ पे लोकतंत्र कायम है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा। आगे लिख दो, नेपाल का बता दो। देखो सबका नहीं देना, 4-5 देशों का, जो 3-4 है वो उनके दे दो, खत्म। नेपाल में जैसा कि अब नेपाल की स्टोरी आगे पढ़ेंगे, इसमें दक्षिण एशिया में ना चैप्टर में यही है, इन्हीं देशों के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। नेपाल में क्या हुआ, कभी लोकतंत्र आ रहा है, कभी राजतंत्र आ रहा है, फिर लोकतंत्र आ रहा है, फिर राजतंत्र आ रहा है। ठीक है, 2008 में 2006 में यहाँ पे जन आंदोलन हुआ और 2008 में यहाँ पे वापस लोकतंत्र स्थापित हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। भूटान में तो अभी भी राजतंत्र है। बांग्लादेश में और पाकिस्तान की बात करें, इन दोनों की बात करें, हमारा भारत देश बंटवारा कब हुआ था? 14 अगस्त को हुआ था 1947 को। पाकिस्तान को बांग्लादेश को पाकिस्तान को साथ मिला था। तो कहता है पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों देशों में लोकतंत्र और सैनिक शासन, ये दोनों तरह का शासन रहा है। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र भी रहा है, पाकिस्तान में बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र भी और सैनिक, दोनों तरह के शासन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, ये हो जाएगा, बस खत्म। समझ में आ गया, कितना आसान है। आगे लिख दो कि भाई दक्षिण एशिया के देश ज़्यादातर किसको बढ़ावा देते हैं? लोकतंत्र को वरीयता देते हैं, महत्व देते हैं और इसी को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बस हो गया हमारा क्वेश्चन।
अच्छा, यहाँ पे 1 नंबर का अलग करके क्वेश्चन पूछता है कि भाई दक्षिण एशिया का उस देश का नाम बताइए, या वह दक्षिण एशिया का वह देश जो जहाँ अभी भी राजतंत्र है। क्या है? राजतंत्र। कहाँ है? भूटान में। ठीक है दोस्तों, जो नेपाल के बगल में है। समझ में आ गया? अच्छा, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा कि अभी तक राजतंत्र? ओ भाई, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, अभी तक राजतंत्र है यहाँ पे। वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ का राजतंत्र क्रूर नहीं है ना, शोषण नहीं करता है, इस वजह से टिका हुआ है। नहीं तो अदर क्षेत्रों में जहाँ भी राजतंत्र था वहाँ पे ज़्यादातर क्रूर था, इस वजह से वहाँ की प्रणाली हट गई। लेकिन यहाँ का सिस्टम ऐसा नहीं है, इस वजह से ये बना हुआ है यहाँ का राजहट। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, ये टॉपिक है। ठीक है, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। हम यहाँ ये देखेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित एक्चुअल में क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कारण जानेंगे। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन देता है, 4 नंबर का, हाँ 4 से 6 नंबर का। ठीक है, कि भाई पाकिस्तान में सेना लोकतंत्र, मतलब जब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पे हुआ क्या, शासक है ना, जनरल अयूब खान, ये आया, अपनी शासन व्यवस्था, अपनी सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसके बाद जनता भड़क गई, तो बार बार ऐसे ही हो रहा था, शासक गिर रहा था, शासक राजा, मतलब कहने का मतलब है शासन चला रहा था और जनता वहाँ पे लोकतंत्र चाह रही थी। तो सरकार गिर रही है, जनता भड़क रही है, सरकार गिर रही है, बस यही सब चल रहा था। उसके बाद हुआ यहाँ पे क्या, एक तो सरकार बार बार नई सरकार आ रही है, ठीक है, आज़ादी के बाद से, और जनता बार बार अपना लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बार बार आंदोलन चला रही है। और तीसरे बीच में यहाँ पे आ गया सेना का भी रास्ता साफ हो रहा है। सेना भी इसका फ़ायदा उठा रही है कि भाई हम भी समय समय पर अपना प्रभाव जमाते रहेंगे और सारी सत्ता एक दिन अपने हाथ में ले लेंगे। इस वजह से यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा, बार बार यही सिस्टम चल रहा था। समझ में आ गया दोस्तों? आगे इसका हम क्वेश्चन जानेंगे, इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा अटपटा है ये, ठीक है, और उतना भी आता नहीं है इसमें से। तो क्वेश्चन इसका जो आता है यहाँ पे, वो पेज नंबर तुम्हारे मिल जाएगा 69 पे, ठीक है, 69 पे है कि भाई पाकिस्तान में सबसे ऊपर ही है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने के कारण क्या है, मतलब पाकिस्तान में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी पार्टी क्यों नहीं आ पा रही है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र शुरुआत से ही लोकतंत्र और सैनिक शासन रहा है, और ज़्यादातर सैनिक शासन रहा है, ठीक है, लोकतंत्र ना के बराबर। तो यहाँ पे जो मूल रीज़न है ना, वो है पहला सेना का दबदबा। ये हेडिंग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्या, सेना का दबदबा। भाई वहाँ पे पाकिस्तान में क्या किया, सेना ने सारी सत्ता, सारी पावर अपने मुट्ठी में कर लिया, अपने हाथ में कर लिया, ठीक है, जिससे जनता कोई भी विरोध वगैरह करती है तो वहाँ के सेना है ना, वहाँ की सोल्जर्स पावर जो है वो क्या करती है, मिलिट्री फोर्स उन पर दबाव डालती है, मारती पीटती है, अत्याचार करते हैं। ठीक है दोस्तों, सारी सत्ता उनके हाथ में है, इस वजह से भी वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। आगे है धर्मगुरु का दबदबा। भाई धर्मगुरुओं का दबदबा, वो भी बहुत ज़्यादा मेन भूमिका निभाता है, वहाँ पे मेन रोल रखता है ये धर्मगुरु भी। बड़े बड़े जो धर्मगुरु होते हैं राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं और शासन व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाते हैं। गदर फिल्म आपने एक देखी होगी सनी देओल की, है ना, तो उसमें क्या है कि एक मौलाना रहता है और अमरीश पुरी जो होता है वहाँ का शासक होता है, तो वो क्या करता है, मौलाना जो कहता है वो वहाँ का शासक करता है, बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है वो मौलाना वहाँ का, है ना, धर्मगुरु, तो उनका भी हस्तक्षेप बढ़ जाता है। आगे राजनीति में भूस्वामियों का हस्तक्षेप, हाँ भाई ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वहाँ पे, कि जो बड़े बड़े भूस्वामी है, लैंडलॉर्ड जो है, जिनके पास संपत्ति है, बड़ी बड़ी जागीरें हैं, वो क्या करते हैं, राजनीति में अपना प्रभाव, डोमिनेंस जमा के रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा अपना प्रभाव जमा के रखते हैं और अपने हिसाब से सत्ता चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वजह से भी लोकतंत्र स्थापित नहीं होने देते हैं ताकि इनका पावर डाउन ना हो जाए। समझ में आया? आगे है पाकिस्तान में ना लोकतंत्र स्थापित हो, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है। ठीक है, अगर सभी देश इन पर दबाव बनाए, इनको बोले और यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन अगर इनको मिले
तो होगा क्या, यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता। हालांकि यहाँ की जनता चाहती है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र आए, लेकिन वहाँ के शासक आने नहीं देते हैं, जो सेना है। आगे अमेरिका और चीन, ये जो अमेरिका चीन है दोस्तों, देखो यहाँ पे देखो, ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, और ये जो चीन है, इधर जो यूएस है, अमेरिका, ये क्या करता है, इसका पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। ठीक है, भारत को निशाना बनाने के लिए बार बार उसको समर्थन देता है। और ये दोनों नहीं चाहते कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र आ गया तो इन दोनों को फ़ायदा नहीं उठा पाएगा ये दोनों। ठीक है, ये दोनों इसको आर्थिक वित्तीय मदद देते हैं, सैनिक सहायता देते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं ये दोनों कि यहाँ पे सैनिक शासन नहीं रहे, ताकि अपने मर्जी के, अपने मन के हिसाब से इंडिया को निशाना वगैरह बना सके, इनके खिलाफ भड़का सके। ठीक है दोस्तों, बस यही है हमारा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसको करो फिर जल्दी, उतार लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, अगला जो क्वेश्चन है, टॉपिक हमारा बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में लोकतंत्र। अब समझना, बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ या कैसे आया। ठीक है, या बांग्लादेश आज़ाद कब कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखो हुआ क्या, जब भारत हमारा आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। बंटवारा कब हुआ, 14 अगस्त 1947 को। तो जो ये पाकिस्तान था, ये जो पाकिस्तान है ना, मैप, कोई बात नहीं, हंसने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैप बढ़िया बना है। ठीक है ना, देखो ये जो पाकिस्तान है, आज़ादी के दिनों पाकिस्तान को उस नाम से जाना जाता था, इसका पुराना नाम था पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, पश्चिमी पाकिस्तान। और ये जो इधर बांग्लादेश है, इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, यानी बांग्लादेश ये। ठीक है, बांग्लादेश बोल दो या बांग्लादेश बोल दो। ठीक है, तो पश्चिमी पाकिस्तान और ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, है ना। आज़ादी के दौरान, बंटवारे के दौरान पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान या बंटवारे में मिला था। अब बंटवारे में मिला क्योंकि मुस्लिम संख्या बहुलवादी में थी वहाँ पे, इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान इसको बंटवारे में आज़ादी के दिनों, उन दिनों मिला। अब इसकी शासन व्यवस्था इसने चलाई 1947 से लेकर 1971 तक। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश जो है, इसकी शासन व्यवस्था 1947 से लेकर 1971 तक किसने चलाई, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ज़बरदस्ती, अब देखो स्टोरी शुरू होता है कि ये बांग्लादेश कैसे स्वतंत्र हुआ, कैसे एक नया देश बना पूर्वी पाकिस्तान से। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो था, इनकी संस्कृति थी उर्दू, मुसलमान कंट्री थी, उर्दू संस्कृति थी। अब यही उर्दू पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पे थोप रहे थे ज़बरदस्ती। कौन सी संस्कृति थोप रहे थे, उर्दू। लेकिन यहाँ ये बांग्लादेश जो था, इनकी संस्कृति अलग थी। यहाँ पे रहने वाले लोगों की संस्कृति क्या थी, इनकी संस्कृति थी बंगाली। अब भाई बांग्लादेश है तो बंगाली यहाँ पे रहते थे। ठीक है, बंगाली संस्कृति थी, इनकी अलग संस्कृति थी। लेकिन पाकिस्तान ज़बरदस्ती इन पर उर्दू भाषा, उर्दू संस्कृति थोप रहा था, अपनाने के लिए क्या रहा था, समझ में आ गया, ऐसा कुछ हो रहा था। अब यहाँ पे इसमें सुधार करने के लिए, अपनी शासन व्यवस्था, अपनी सरकार चलाने के लिए, स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति आगे आया जिसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। क्या है, शेख मुजीबुर रहमान, ये नाम था। ये चुनाव में खड़ा हुआ, सभी जनता ने इसके सपोर्ट किया, शेख मुजीब को भारी मतों से जीत दिया। लेकिन हुआ क्या, इसको सत्ता नहीं सौंपी गई, मतलब पावर नहीं दी गई। बल्कि जब पाकिस्तान के
सैनिकों को पता लगा, वहाँ के शासक को पता लगा, तो तुरंत शेख मुजीब को गिरफ्तार करके इसको जेल में डाल दिया गया। कहाँ? जेल में, काल कोठरी में डाल दिया गया। समझ में आ गया? अब ये शासक इन पर, पूर्वी पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती अत्याचार शोषण करने लगे। भाई उर्दू संस्कृति अपनाओ, ठीक है, अब उर्दू भाषा अपनाओ। अब यहाँ के लोगों पर तरह तरह के अत्याचार शोषण वगैरह होने लगा। अब हुआ क्या, पूर्वी पाकिस्तान के मतलब बांग्लादेश के लोग इंडिया में घुसने लगे, प्रवेश करने लगे। लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत में शरण लेने लग गए। अब भारत सरकार के सामने बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई कि भाई इनको दो समस्या खड़ी हुई। सबसे बड़ी बात, एक खिलाने पिलाने की समस्या और एक उनको रहने देने की समस्या, ये दो समस्या, ठीक है। अब तुरंत आपके घर में अगर 15-20 लोग आ जाए तो क्या हाल होगी आप समझ सकते हो। समस्या यही आएगी कि खिलाए कहाँ से इतना खाना, लाए कहाँ से, है ना। चलो 1-2 दिन देखते हैं, लेकिन महीना भर कहाँ से लाओगे और रहने की सुविधा, तो यही समस्या भारत सरकार के सामने आ खड़ी हुई। अब भारत सरकार ने जब इनका पूरा जायजा लिया तो पता चला भैया पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। वो अत्याचार कर रहा है पाकिस्तान। बांग्लादेशियों ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार ने तुरंत मदद करते हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। 1971 का युद्ध आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। 1971 का युद्ध किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और उस टाइम पे हमारा भारत का प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। समझ में आ गया? इसके साथ युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ। किसको लेकर? बांग्लादेश को लेकर, पूर्वी पाकिस्तान को लेकर। समझ में आ गया? इसको लेकर युद्ध हुआ। अब उसमें हुआ क्या, पाकिस्तान बुरी तरह हार गया, आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि इतने बड़े देश के सामने सेना भी बड़ी है, जीत पाएगा थोड़ी। तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, हार गया बुरी तरीके से। अब भारत की जीत हुई तो एक नया देश इसके चंगुल से ये छूट गया। अब छूट गया तो एक नया देश बना जिसको नाम दिया गया बांग्लादेश। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहाँ पे यही पूछता है, 2 नंबर का अलग करके यहाँ पे ये पूछता है। 6 नंबर का आएगा तो पूरी स्टोरी लिखोगे। 2 नंबर का आएगा कि 1971 का युद्ध कब और किन दो देशों के बीच हुआ और इसका क्या परिणाम निकला। तो भैया 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान को लेकर हुआ। और रिजल्ट क्या निकला भैया? एक नया देश का उदय हुआ, नाम बांग्लादेश कहलाया। समझ में आ गया? क्लियर है? बस खत्म। अब बांग्लादेश, यहाँ पे लोकतंत्र आ रहा है, फिर शासन, एक सत्ता आ रही है, सरकार अपने हाथों में ले रही है। बस यहाँ भी यही हो रहा था। बाद में फिर यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है? यही थी स्टोरी इसकी। बाकी जो समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या करेंगे? राजतंत्र और लोकतंत्र। कहाँ पे? नेपाल में। हम यह जानेंगे कि नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। ठीक है दोस्तों, कब कब कौन कौन सा कदम उठाया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं नेपाल में शुरू से ही ये एक हिंदू राज्य था, ठीक है, लेकिन यहाँ कई सालों तक क्या था? राजतंत्र रहा, ठीक है। और यहाँ का राजा का नाम था ज्ञानेंद्र। क्या नाम है दोस्तों? ज्ञानेंद्र। ये राजा था जो राज कर रहा था। नेपाल की स्टोरी ये थी, हमारा नेपाल, आपका लोकेशन तो पता ही होगा आपको, इस तरह का जो भारत है ना, ये जो ये ऐसे है, ये यहाँ पे नेपाल है ना, ठीक है। तो नेपाल में राजतंत्र भी है, अब लोकतंत्र है, 2008 में स्थापित हो गया था। पहले राजतंत्र था। यहाँ का राजा जो ज्ञानेंद्र था वो वहाँ पे राजतंत्र स्थापित करके रखना चाहता था, अपने शासन को मजबूत करके रखना चाहता था, राजतंत्र ही चाहता था। लेकिन यहाँ की जो जनता थी नेपाल की, ये लोकतंत्र लाना चाहती थी, लोकतंत्र स्थापित करना चाहती थी, ठीक है। अब हुआ यूं, यहाँ की जनता ने लोकतंत्र लाना चाहती थी, तो यहाँ पे हुआ क्या? राजा राजतंत्र चाहता था। 1990 में आंदोलन हो रहे थे, ठीक है, 1990 से पहले। तो 1990 में नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र लोकतंत्र संविधान की मांग उसने मान ली। यहाँ की जनता की मांग थी कि लोकतंत्र अपनाया जाए, राजतंत्र को हटाया जाए, ठीक है। तो 1990 में उसने
उस मांग को स्वीकार कर लिया, ठीक है, समस्या को थोड़ा ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पे माओवादी, राजा और सत्ताधारी मतलब जो पावर, कुर्सी जो बैठना चाहते हैं, ठीक है, जो कुर्सी पर राज करना चाहते हैं, और इनके बीच क्या हुआ, सशस्त्र विद्रोह हो गया, ठीक है। जब राजा झुक नहीं रहा था, लोकतंत्र को अपनाना नहीं चाह रहा था, तब हुआ था ये माओवादी, राजा, सत्ताधारी, इनके बीच विद्रोह हो गया, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सशस्त्र विद्रोह मतलब हथियारों को लेकर, ठीक है, हथियार के साथ लड़ाई। इससे राजा की सेना, माओवादी गुरिल्ले और इनके बीच क्या हुआ, हिंसक लड़ाई हुई, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध से बोलते थे दोस्तों, अपने ही देश में सेना और सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाती है उसे बोलते गुरिल्ला युद्ध। कुछ समय तक राजा की सेना और लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, ठीक है। 1990 में मांग तो ली थी लेकिन स्थापित नहीं कर रहा है उसने, ठीक है, बाद स्थापित किया, उसके बाद फिर से अपना लिया राजतंत्र, इस वजह से ये युद्ध हुआ। फिर 2002 में फिर राजा ने संसद भंग कर दिया, थोड़ा बहुत जो लोकतंत्र चल रहा था, और 2002 में संसद को राजा ने भंग कर दिया और सारी सत्ता उसने अपने हाथ में ले ली, ठीक है। इससे वहाँ के लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क उठा, भाई हमारा जनता यहाँ पे भड़क गई राजा पर कि मतलब इतना कुछ कर रहे फिर भी नहीं हो रहा, राजा झुक ही नहीं रहा है। अब उसने 2006 में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा, नेपाल की सभी जनताओं ने एक देशव्यापी आंदोलन हुआ, देशव्यापी लोकतंत्र आंदोलन हुआ, जिसमें सभी लोग शामिल हुए कि अब तो बस आर्या पार कर ही देंगे, ठीक है। तो 2006 में इतना बड़ा आंदोलन हो गया नेपाल में लोकतंत्र के समर्थकों के बीच में, लोकतंत्र को लेकर, कि राजा संभाल ना सका इस परिस्थिति को, ठीक है, और राजा को जनता के सामने झुकना पड़ा। और 2008 में हुआ क्या, यहाँ पे राजा ज्ञानेंद्र ने मजबूर होकर, बाध्य होकर इसको लोकतंत्र अपनाना ही पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा था राजतंत्र से लोकतंत्र का सफ़र, क्लियर है। बाकी ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल के साथ साथ लिख देना, ये क्वेश्चन 6 नंबर में दे देता है, ठीक है दोस्तों। जो भी है आप देख लेना, कर लेना, जो समझ में ना आए बता देना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फर्स्ट सेक्शन ये हमारा था, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सेकंड पार्ट जब इसका आए तो तुरंत आपके पास बेल आइकन फटाफट प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसका सेकंड पार्ट के लिए वेट कीजिए।